Hello student, welcome back to Matty Zeta 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो देखनी है तो टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। अगर आपको पूरा वन शॉट देखना है तो वन शॉट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जाकर के इसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस बार मैं फिर से कह रही हूँ कि इस बार आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आने वाले हैं। आपके नॉलेज को, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि आपने कंसेप्ट को कितना अच्छे से समझा है, ठीक है। अगर आपके कोई यूटीज होते हैं, पीटीज होते हैं, ठीक है, जो क्लास टेस्ट होते हैं, अगर उस सिचुएशन में अगर आपको जल्दी से वो चैप्टर कंप्लीट करना है तो पूरा चैप्टर भी आप समझ सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, जो कि हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 5 है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग घूमने जाते हो ना, गए हो? जाहिर सी बात है कि बोलोगे कि मैडम हाँ गए हैं, ठीक है। तो कहाँ पर गए हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। तो क्यों जाते हो? दूसरा क्वेश्चन, क्यों जाते हो? मैम अच्छा लगता है जाना, ठीक है। अलग सा एनवायरनमेंट हमें वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। वहां के लोग अलग होते हैं, ठीक है। तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी से बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, पहनने का जो एक तरीका, कपड़े पहनने का तरीका होता है वो अलग होता है। उनकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन मेनली जो है वो करते हैं कि पहाड़ों में किस तरह से जो है लोग अपना ऑक्यूपेशन को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से पहाड़ों में लोग सामान को ऊपर से नीचे लाना, नीचे से ऊपर ले जाना, मतलब हम बहुत तरह की चीजें देखते हैं, ठीक है, जब भी हम आउटिंग के लिए जाते हैं। क्लियर? अब जैसे आपका पापा का बिजनेस होगा या ठीक है किसी ऑफिस में काम करते होंगे, तो उनको बिजनेस पर्पज से उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, डीलिंग वगैरह के लिए ऑफिस के काम से जाना होता है ना। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये जो आना जाना, हम कहीं जा रहे हैं या बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम गए तो वहां से भी लोग आते होंगे ना, तो चीजों को एक अलग तरीके से सोचना, कि वहां जाकर चीजों को एग्जामाइन करना कि देखो ये हमारी सोसाइटी से किस तरह से डिफर करते हैं, है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर का थीम ही यही है कि जो ट्रैवलर्स होते थे, ना सिर्फ इंडिया में वो लोग आए बल्कि इंडिया से भी ट्रैवलर्स वहां पर गए, अलग अलग कंट्रीज में गए, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज से ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं, इंडिया में थोड़ा टाइम स्पेंड करके वहां की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के ऊपर जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके ऊपर एक बुक लिखते हैं, ठीक है। और उस बुक से क्या पता चलता है कि हमें उस टाइम के पास का पता चलता है कि उस टाइम में क्या क्या चीजें हो रही थी, ठीक है। तो ये जो ट्रैवलर्स आते थे, देखो हमारे हिस्टोरियन तो लिख ही रहे थे, उनको तो पता ही था कि इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही है। जो ट्रैवलर्स आते थे ना, वो जो भी एक्सपीरियंस करते थे तो वो अपनी एक अलग बुक लिखते थे, फिर हमारे हिस्टोरियन की और उनकी ट्रैवलॉग्स को मिलाया जाता था, मतलब उनको मैच किया जाता था कि उनमें से कॉमन पॉइंट जो भी निकाला जाता था वो एक रिलायबल पॉइंट होता था, उसी से ही क्या माना जाता था, किस तरह से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, पहले मैच किया जाता है ना। अब मान लीजिए किसी एक आप पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जगह जगह से रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे, ठीक है। और आपने बहुत सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके और चीजों को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। अब बहुत सारी चीजों में आपको एक कॉमन चीज मिलती है, ठीक है, आप उसी को फाइनलाइज कर देते हैं। यही चीजें थी कि जो भी उनकी ट्रैवलॉग्स मिली, ट्रैवलॉग्स किसको कहते हैं? जो ट्रैवलर्स ने एग्जामाइन करके, मतलब चीजों का एक्सपीरियंस करके जो अपनी बुक लिखी उसको ट्रैवलॉग कहते हैं, ठीक है। उनकी ट्रैवलॉग को हमारे हिस्टोरियन की बुक से मिलाया गया कि वाकई में ये चीजें हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल सही बात है। अब जो चीजें मैच कर गई, जो चीजें कॉमन पॉइंट निकला, तो उसी को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसी से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से क्या बनती है? हमारी हिस्ट्री बनती है, हमारा पास्ट के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मैम बहुत हो गया, अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कि ये जो ट्रैवलर्स होते थे क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे क्यों जाते थे, वो रीजन जानना चाहेंगे कि व्हेनेवर पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस दे केम टू अक्रॉस द डिफरेंट वर्ड इन द टर्म द फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। फिजिकल एनवायरमेंट की वजह से कि भाई क्यों जाते हैं, पहले मेरा क्वेश्चन यही था ना कि मैडम अच्छा लगता है, मतलब हमें वहां पर कुछ चेंज एनवायरनमेंट देखने को मिलता है ना। तो क्या करेंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन जो है वहां पर घूमने फिरने जाएं, थोड़ा सा हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वहां के कस्टम्स देखते हैं हम, वहां के लैंग्वेजेस जो लोग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। बिलीव्स, उनके जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं वो किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी हमारी सोसाइटी से थोड़ा सा अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि वो कौन से गॉड को मानते हैं, वहां का जो लोकल गॉड या गॉडेस होगी किस तरह से उसको वर्शिप करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अलग से देखने को मिलती है ना। क्लियर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि आप ऐसी कौन सी जगह पर गए जहां पर आपने चीजें बिल्कुल डिफरेंट देखी,
है ना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। तो बोथ विमेन, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैन ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, विमेन्स भी ट्रैवलिंग किया करती थी। हाँ, ये है कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी कोई अकाउंट बुक नहीं लिखी, उन्होंने अपनी कोई अकाउंट्स नहीं लिखी, बुक नहीं लिखी, ट्रैवलॉग्स नहीं लिखी, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा पार्ट जो है वो पीछे रह जाता है, ठीक है। तो both women and men traveled from the various region. The accounts survive are often varied in the term of their subject matter. सभी अपने अपने सब्जेक्ट पर जो है वो काम करके और चीजों को लिखते थे। जैसे अगर मान लो किसी को कस्टम बहुत पसंद आया, ठीक है, तो वो कस्टम के बारे में लिखेगा, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो किस तरह के कस्टम्स को फॉलो करते हैं, किस तरह के उनके रिचुअल्स होते हैं, राइट। कोई ट्रेडिंग पर लिखेगा, ठीक है, कोई रिलीजन पर लिखेगा, कोई किसी चीज पर। तो अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो लोग क्या करते थे, अपने अकाउंट बुक में उस चीज को लिखा करते थे, ठीक है। तो सम डील विद द अफेयर्स, द कोर्ट, रिलीजन इश्यूज, ठीक है, आर्किटेक्चर फीचर्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। अब कुछ लोग क्या आते हैं, अब देखो जैसे हम ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, वहां पर आपने देखा होगा फॉरेनर्स भी आते हैं, ठीक है। ये फॉरेनर्स क्यों आते हैं, आपने देखा होगा ना कि फोटो क्लिक करते रहते हैं, है ना। साथ में उनके गाइड रहता है, वो बताता रहता है कि किस तरह से ये ताजमहल बना, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो सब बताते रहते हैं। क्यों ये जानना चाहते हैं, उनको क्या फायदा होता है, बेनिफिट होता है उनको, क्यों होता है, कैसे होता है कि यहां से जानकारी लेकर के वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर जाके अपनी बुक में उसको राइट करते हैं या लिखवाते हैं, टाइप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, फिर बाद में उसको पब्लिश करते हैं। तो इससे उस पर्टिकुलर पर्सन की जो है पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है कि देखो इतने इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, नीचे अपना नाम लिख देता है, तो इससे उस पर्टिकुलर पर्सन की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और ये भी पता चलता है कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसने ये बुक लिखी होगी, तो एक तरह से उसकी सोच भी लोगों के पास तक चली जाती है उसके तरह से कि दो वुमेन ट्रेवल बट देयर इज नो अकाउंट ऑफ ट्रेवल लेफ्ट बाय द वुमेन। लेकिन हमें सिर्फ मैन की ही ट्रेवलॉग्स मिली, वुमेन्स की कोई भी ट्रेवलॉग्स हमें नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया ट्रैवलर्स के बारे में, ठीक है, उनकी ट्रैवलॉग्स के बारे में। अब हम जो मेन यहां पर हमारा टॉपिक है वो बात करने वाले अल बरूनी और उनकी बुक किताबुल हिंद की, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल बरूनी की बात करते हैं, ठीक है। तो अल बरूनी का बर्थ जो है यहां पर मैं लिख देती हूं, अल बिरूनी, ठीक है, अल बरूनी, और उनकी बुक का नाम क्या था, किताब उल हिंद, ठीक है। उनकी बुक का नाम क्या था, किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, ठीक है। तो हम बेसिकली इस पूरे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अल बरूनी और उनकी बुक का नाम जो था किताबुल हिंद, उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ही वाज, किसकी बात हो रही है, अल बरूनी की बात हो रही है कि अल बरूनी का जन्म 973 में ख्वारिज्म में हुआ, प्रेजेंट डे। अब ये कहां पर है, प्रेजेंट डे में उज्बेकिस्तान में, ठीक है। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि या तो पूछा जाएगा कि अल बरूनी का जन्म कब और कहां होता है, या आपसे सेपरेट पूछ लिया जाएगा कि कब हुआ तो 973 में, या फिर वो कहां का निवासी था, वो ख्वारिज्म, और आज के टाइम में ये ख्वारिज्म कहां पड़ता है, उज्बेकिस्तान को ही ख्वारिज्म बोलते हैं। विच एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द लर्निंग। इस ख्वारिज्म में दूर दूर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे क्योंकि लर्निंग सेंटर था, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ये बहुत अच्छी अच्छी थी, इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए आते थे और बहुत उनको मतलब वहां पर रहकर उनको काम वगैरह भी मिल जाया करता था। ही गोट द बेस्ट एजुकेशन। देखो स्टार्टिंग से जिस बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है, बचपन से ही जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसका इफेक्ट उस बच्चे पर जरूर पड़ता है। अब एक स्लम एरिया में पलने वाला बच्चा है, ठीक है, एक जो है वो नॉर्मल फैमिली में और एक रिच फैमिली में, ठीक है, हाई क्लास में, तीनों में अलग अलग डिफरेंस होगा। तो जो बच्चा स्लम एरिया में नर्चर होगा, पलेगा बढ़ेगा, तो उसमें उस हिसाब से उसकी क्वालिटीज होंगी, उसके गुण जो भी हैं, मतलब उस हिसाब से उसकी बातें होंगी। मिडिल क्लास में जो है उनको एक मिक्स एनवायरनमेंट मिलेगा, जबकि उसमें जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो रिच होते हैं, वहां पर जो बच्चा नर्चर होगा तो उसके हिसाब से उसकी चीजें होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अल बरूनी को स्टार्टिंग से ही, ठीक है, एक एजुकेशन का माहौल मिला जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा एक स्कॉलर बन जाता है, विद्वान बन जाता है। तो ही वेल वर्स्ड में मेनी लैंग्वेज, उसको काफी सारी लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहां भी आ सकता है कि बताओ अल बरूनी को कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी, सीरियाइक, अरेबिक, पर्शियन, हर्ब्यू एंड संस्कृत, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये इंडिया का था जो इसको संस्कृत आती थी, नहीं, संस्कृत इसने बाद में सीखी, लेकिन ये बाद में सीख गया था, इसलिए इसमें इनको इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है।
तो ही डिड नॉट नो द ग्रीक बट रेड द वर्क। देखो वो ग्रीक को तो नहीं जानता था, ठीक है, ग्रीक भाषा को बिल्कुल नहीं जानता था, बट रेड द वर्क्स ऑफ द प्लेटो। लेकिन प्लेटो और ग्रीक के जो ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है, उनकी बुक्स को अरेबिक भाषा में जो ट्रांसलेशन की गई थी उसमें उनको समझा। जैसे देखो यहां पर बताया गया है ही डिड नॉट नो द ग्रीक, ठीक है, वो ग्रीक को नहीं जानता था, ग्रीक भाषा को, बट रेड द वर्क प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर। लेकिन प्लेटो को और अदर ग्रीक फिलोसफर थे, उनकी बुक जिस भाषा में लिखी हुई थी उस भाषा में, यानी कि ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी, उसमें तो समझ नहीं आया। फिर जब इसका ट्रांसलेशन अरेबिक भाषा में हुआ तो इसने अल बरूनी ने उस अरेबिक भाषा में इनकी बुक्स को पढ़ा, जिससे कि इनको काफी नॉलेज हो गई। क्लियर है बात। उसके बाद बट अल बरूनी वॉज वन ऑफ द मेनी स्कॉलर्स एंड पोएट हु वर टेकन द गजनी बाय द सुल्तान। अब ये इंडिया कैसे आता है, ख्वारिज्म से इंडिया कैसे आता है, ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है, फ्रॉम द ख्वारिज्म टू पंजाब, ठीक है, कि ख्वारिज्म से पंजाब कहां आता है, आपने देखा ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, गजनी बाय द सुल्तान। गजनी का सुल्तान था जिसका नाम था सुल्तान महमूद, ठीक है, तो ये सुल्तान था, इसने ख्वारिज्म पर अटैक किया। अटैक करके वो लूटपाट मचाते हैं ना, साथ में अपने साथ कुछ बंदी बना करके लेकर आते हैं। उन बंदियों में से, मतलब उन स्लेव्स में से एक अल बरूनी था, और आकर के ये जो महमूद ये तो जो था, ठीक है, महमूद गजनवी जो था, तो ये आकर पंजाब सिंध प्रांत में आकर वहां पर स्टे करता है और इसको वहीं पर ही छोड़ देता है। इस तरह से वो ख्वारिज्म से पंजाब आ गया, ठीक है। तो देखो अल बरूनी वाज वन ऑफ द मेनी स्कॉलर्स एंड पोएट, तो अल बरूनी को बहुत से पोएट, बहुत से स्कॉलर्स के साथ में पंजाब लाया गया, जहां पर इसने गजनी के जो सुल्तान थे, सुल्तान महमूद, उसने गजनी के सुल्तान थे जिनका नाम था सुल्तान महमूद, तो इसने ख्वारिज्म पर अटैक किया और ख्वारिज्म पर अटैक करके कुछ स्कॉलर्स और पोएट को बंदी बनाकर लेकर आए। उनमें से एक वो थे व्हेन ही इन्वेडेड ख्वारिज्म। कब किया था, 1017 में, यानी कि 1017 एडी में इन्होंने क्या किया था, गजनी के सुल्तान ने ख्वारिज्म पर अटैक किया था। इसी के साथ ही अल बरूनी को अपने साथ लेकर आए थे और पंजाब में स्टे किया, ठीक है, पंजाब में वो रूल करा था जहां पर। उसके बाद फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब में अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि अल बरूनी स्पेंट मेनी ईयर्स विद द ब्राह्मणास। अब वो पंजाब आ गया, पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही था ना, तो अल बरूनी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया, ठीक है। अब वो इतना इंप्रेस हो गया कि उसका जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी एक्साइटमेंट, उसका इंटरेस्ट चीजों में, इंडियन जो भी चीजें देख रहा था उसमें और ज्यादा बढ़ रहा था। इंडिया के कल्चर को, इंडिया के लैंग्वेज को, इंडिया के लोगों में उसको बहुत धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा था। तो वो क्या करता है, अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो इंडियन पंडितों के साथ में स्पेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसको संस्कृत नहीं आती थी और इंडिया के बारे में जानने के लिए संस्कृत में लिखी हुई बुक जो होती थी वही उसको एक सोर्स ऐसा लगा जिससे कि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूं। मैं इंडिया के बारे में जानना चाहता हूं, लेकिन जानने के लिए पहले मुझे बुक पढ़नी पड़ेगी, और बुक में संस्कृत लैंग्वेज थी, इसलिए उसको डिफिकल्टीज आ रही थी। इसलिए उसने क्या किया, इंडियन पंडितों का सहारा लिया, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और इस तरीके से संस्कृत को सीख जाता है, ठीक है। He translated several संस्कृत वर्क इंक्लूडिंग द पतंजलिस, ठीक है, उसने इंडिया की काफी जो संस्कृत में बुक लिखी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल पतंजलिस वर्क, ठीक है, पतंजलि का वर्क जो कि संस्कृत ग्रामर में जिन्होंने एक महारत हासिल की हुई थी, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर बनाई थी, तो उस संस्कृत ग्रामर को इन्होंने अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया। ना सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी को, बल्कि बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल बताया गया कि पतंजलि के वर्क को जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था उसको ट्रांसलेट किया अरेबिक भाषा में, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज में। फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड ही ट्रांसलेटेड। अब ठीक है, ब्राह्मणों तो पंडितों ने तो इसको संस्कृत सिखा दी, तो फिर पंडितों ने कहा यार हमने तेरे को संस्कृत सिखा दी, अब तुम भी हमें जो है थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दो। कि कैसी हेल्प चाहिए, उसने क्या किया कि ब्राह्मणों को जो इसके फ्रेंड बन गए थे, ही ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ द ल्यूसिड, ठीक है, अ ग्रीक मैथमेटिशियन इनटू संस्कृत, ठीक है, जो ग्रीक में ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था ल्यूसिड, तो उनकी बुक को इसने संस्कृत में ट्रांसलेट करके अपने इंडियन पंडितों को जो इसके फ्रेंड थे उनको दिया, ठीक है, एज अ गिफ्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट होता है अल बरूनी एंड द किताबुल हिंद। अब अल बरूनी की हम किताबुल हिंद के बारे में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अल बरूनी wrote किताबुल हिंद इन अरेबिक, ना, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। अल बरूनी की बुक का नाम क्या था? सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन, किताब उल हिंद, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, कई इब्न बतूता और इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
तो अल बरूनी रोट किताबुल हिंद इन अरेबिक इन अ सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। अल बरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में, जो कि अरेबिक भाषा में लिखी हुई थी, ठीक है, उसको बहुत ही सिंपल अरेबिक भाषा में लिखा। जैसे कि मान लो संस्कृत, ठीक है, जब वेद पुराण लिखे गए थे, वेदों की जो संस्कृत होती थी, संस्कृत भाषा होती थी, वो बहुत ज्यादा टिपिकल होती थी, हर कोई इसको नहीं समझ पाता था। तो जो स्कॉलर होता था संस्कृत का, वही इसको समझ पाता था। फिर जब महाभारत लिखी गई तो थोड़ा सा वर्जन इसका ईजी कर दिया गया। फिर जो चीजें हम आज पढ़ रहे हैं, संस्कृत को आज पढ़ रहे हैं, ठीक, आप देखे होंगे कि 6th क्लास में 7th क्लास में जो संस्कृत की बुक होती है, वो बहुत ही ईजी वर्जन है संस्कृत का। तो इस तरीके से उसने अरेबिक भाषा में चीजों को ईजी तरीके से लिखा, जिससे कि चीजें रीडर तक एक सही, मतलब उसको समझ सके और समझ करके और इस चीज को जान पाए कि आखिर में उसमें लिखा क्या है। तो इसने किताबुल हिंद को अरेबिक भाषा में लिखा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में। ही डिवाइडेड, उसने अपनी इस बुक को 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया। कितने चैप्टर्स में? 80 चैप्टर्स में। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया था, तो 80, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन थे? जैसे हमारी बुक है, हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, टोटल उसमें कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं? 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें 3 चैप्टर कटे हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आए, रिमूव्ड है, वो डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आपके सीयूटी में आएंगे। सेम वैसे अल बरूनी की जो बुक थी किताबुल हिंद, उसमें 80 चैप्टर्स थे, ठीक है, अध्याय 1, 1, 2, 3, 4, 80 चैप्टर्स है, 1, 2, 3, 4। तो टोटल 80 चैप्टर्स में से क्या क्या मेंशन किया गया? 80 चैप्टर्स में जो सब्जेक्ट थे, फॉर एग्जांपल रिलीजन के बारे में लिखा, फिलॉसफी के बारे में, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे टॉपिक्स के बारे में 80 चैप्टर्स में उसको बिल्कुल डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि इंडिया का कस्टम ऐसा है, इंडिया में ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, इंडिया की एस्ट्रोनॉमी ऐसी है, इंडिया का कस्टम ऐसा है, इंडिया का रिलीजन ऐसा है। तो सारी चीजें अपने इस 80 चैप्टर्स में उन्होंने डिस्क्राइब कर दी। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है? अल बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। क्योंकि अल बरूनी को संस्कृत बहुत ज्यादा मुश्किल लगती थी, ठीक है, जब तक वो नहीं जानता था तब तक तो मुश्किल ही होगी ना। अब कोई लैंग्वेज हम नहीं जानते हैं और एकदम से हमें पढ़ने के लिए आ जाए कि बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमने उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी सुना नहीं, उसको रीड नहीं किया, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, तो हम कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अल बरूनी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द लोकल प्रैक्टिस, ठीक है, दिस प्रॉब्लम वाज, ठीक है। अल बरूनी जब इंडिया है ना, तो कुछ चीजें इसको प्रॉब्लम, कुछ चीजों में इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फॉर एग्जांपल कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसको संस्कृत ना आना, क्योंकि इंडियन जितनी भी टेक्स्ट बुक थी वो सारी संस्कृत में लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स किस किस तरह की थी जो इसने फेस करी इंडिया में आकर के? द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज संस्कृत, ठीक है। ही सेड दैट द संस्कृत ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द, उसको जितनी इजी अरेबिक लैंग्वेज लगती थी उससे वैसे ही उसको संस्कृत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी। एक तरफ बहुत इजी अरेबिक लैंग्वेज और एक तरफ बहुत डिफिकल्ट संस्कृत लैंग्वेज। तो इसको संस्कृत लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट लगती थी। उसने खुद कहा फ्रॉम अरेबिक एंड द पर्शियन एंड द आइडियाज ऑफ द कंसेप्ट कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। संस्कृत में कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते थे जिनको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उनके मीनिंग्स नहीं जानता था, ठीक है। जब तक मीनिंग नहीं जानेगा तो उसको कैसे अरेबिक भाषा में उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी ऑथर होता है तो उसके पर्टिकुलर मीनिंग को उसको समझना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तब जाकर वो उसको इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। क्लियर है? तो ऐसे ही अल बरूनी को संस्कृत पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो कि इजीली रीड नहीं कर पाता था क्योंकि उसके मीनिंग नहीं पता था। तो द सेकेंड प्रॉब्लम वाज डिफरेंसेस इन रिलीजन, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इंडिया में कितने तरह के देवी देवता है। कोई भगवान राम की पूजा कर रहा है तो कोई भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई लॉर्ड शिवा की कर रहा है तो लॉर्ड विष्णु की कर रहा है, ठीक है, कोई किसी माता की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे इस्लाम धर्म में तो क्या होता है, एक अल्लाह को मानते हैं सभी लोग, पर्टिकुलर एक ही होता है, ठीक है, एक अल्लाह ही होते हैं, उन्हीं को वर्शिप करते हैं, मतलब उन्हीं को मेडिटेट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। लेकिन हिंदू रिलीजन में तो क्या होता है कि अलग अलग तरह के गॉड गॉडेसेस होते हैं। तो समझ नहीं आ रहा था कि लोग पर्टिकुलर किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको वर्शिप कर रहे हैं, ये समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि पर्टिकुलर गॉड तो था ही नहीं एक, ठीक है। तो उसके बाद द थर्ड प्रॉब्लम, ये सेकेंड प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, फर्स्ट ये हो गई आपकी, सेकेंड ये हो गई, ठीक है। थर्ड क्या थी कि द थर्ड प्रॉब्लम वाज द लोकल पॉपुलेशन वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन फीलिंग एंड देयर इग्नोरेंस ऑफ और लेक ऑफ इंटरेस्ट इन द कल्चर। थर्ड प्रॉब्लम इसने क्या देखी
कि इसने देखा कि जो इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करने वाले, अलग अलग कल्चर के, कस्टम्स के, मतलब अलग अलग लोग रहते थे, ठीक है। अब जो बाहर से इंडिया में आकर सेटल्ड हो गए थे उनको बहुत अलग रखा गया था। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि पिछले वाले चैप्टर, लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ लोग आउटसाइडर्स भी थे जिनको मलेच्छा कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनको संस्कृत पढ़नी लिखनी नहीं आती थी, पंडितों ने उनको मलेच्छा कहा था ना। तो इसी तरीके से कुछ लोगों को ना बिल्कुल असाइड किया गया था, साइड में रखा गया था, ठीक है। तो ये क्यों रखा गया था? वो उसमें मिक्स नहीं हो रहे थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग, इसको थोड़ी ना पता था कि वो लोग बाहर से आए हुए हैं या इनको डिस्कार्ड किया हुआ है। तो इसको समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहां पर बताया गया है कि एंड देयर इग्नोरेंस ऑफ लैक ऑफ द इंटरेस्ट इन द कल्चर, आइडियाज एंड पीपल आउटसाइड ऑफ देयर एक्सपीरियंस। अब जो आउटसाइडर होते होंगे वो इंडिया के कल्चर को क्यों अडॉप्ट करेंगे? इंडिया में जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है वो वैसे नहीं करते, वो तो अपने सेलिब्रेट करेंगे ना। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझ पाने में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करता है। क्लियर? अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट बताया गया है क्या, ठीक है, कि एज पर अल बरूनी अकाउंट ऑफ द सिस्टम ऑफ वर्णा द हाईएस्ट कास्ट एंड द ब्राह्मणास। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि कुछ लोगों को ना डिस्कार्ड कर दिया गया था, आउटसाइड कर दिया गया था। अब इनमें कौन कौन होते थे कि अल बरूनी ने समझ कर, जितनी उसको समझ आई उसमें बताया कि अपनी बुक में, ठीक है, अल बरूनी की जो किताबुल हिंद थी उसमें उसने डिस्क्राइब किया कि अकाउंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द वर्णास, ठीक है। तो कि इंडियन सोसाइटी जो है वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास में, ठीक है। तो अब ये 4 कैटेगरीज में, ठीक है, डिवाइडेड तो थी और उसको ये चीजें अजीब नहीं लगी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि वो चीजें वो पहले ऑब्जर्व करके या पहले उसको फेस करके आ चुका था। जैसे हर कंट्री में ना ये सोसाइटीज जो है वो कैटेगराइज की गई थी, ठीक है, सोसाइटी में कैटेगरीज बना दी गई थी। जैसे हम बात करें इसकी एंशिएंट पर्शिया की तो उसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई थी। फ्रांस की बात करेंगे तो उसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई थी, क्लर्जी, नोबेलिटी और मिडिल क्लास, ठीक है। अलग अलग कंट्री में, ठीक है, ये सोशल कैटेगरीज तो बनाई गई थी। तो इंडिया में आकर के जब उन्होंने ये डिवाइडेशन देखा, ये कैटेगरीज देखी बनी हुई, तो उसको इतना अजीब नहीं लगा। बस अजीब यूं लगा कि कुछ लोगों को इसने कुछ एक मतलब एक पूरे के पूरे ग्रुप को डिस्कार्ड कर दिया गया था। अब वो क्यों डिस्कार्ड किया गया इसके बारे में उसने अपनी किताबों में बताया कि द नेक्स्ट क्लास वर द क्षत्रिय। तो पहले कास्ट पर कौन थे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी थी, ब्राह्मणों की। सेकंड पे किसको रखा गया था, क्षत्रिय को। हु वर क्रिएटेड फ्रॉम द सोल्जर्स। अब देखो यहां पर एक जो है एक ह्यूमन बॉडी के रूप में उसको बताया गया है कि किस तरह से ये जो हेड का काम होता था, हेड का मतलब ये जो सर का, ब्रेन का जो काम होता है, ये कौन करेगा, पढ़ने लिखने का, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने का काम कौन करेगा, टीचर करेगा, ठीक है। अब इसमें रखा गया है किसको, ब्राह्मण को। क्लियर? तो देखो यहां पर बताया गया है कि हु वर क्रिएटेड द सोल्जर्स ऑफ द, ब्राह्मणों को क्या बताया गया है कि सबसे ऊपर ये पढ़ने लिखने का, ब्रेन का काम, जितना भी दिमाग वाला काम होगा ये ब्राह्मणों का होगा। नीचे बताया गया है कि जो क्षत्रिय होते हैं वो पावरफुल होते हैं, ठीक है, बॉडी शॉडी वाली होते हैं, ठीक है, 16 का डोला है ना, तो पावरफुल होते हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति होती है जिसके बिहाफ पर वो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हैं। तो इन भुजाओं को कंसिडर किया गया है किससे, भुजाओं को कंसिडर किया गया है क्षत्रिय से, ठीक है। तो यहां पर हम इसको बोल देते हैं क्षत्रिय, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो एंड द हैंड्स ऑफ द ब्राह्मणास, ठीक है, तो ये ब्राह्मण के हैंड है, कौन, क्षत्रिय। आफ्टर देम फॉलो द वैश्यास, फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है वैश्यास की। तो ये जो थाई वाला पोर्शन है इसको बताया गया है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जो फीट वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो फीट वाला पोर्शन है इसको बताया गया है शूद्रास को। यानी कि शूद्र को बोला गया था कि अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को तुम्हें अपनी सर्विसेज देनी है, इसको सबसे नीचे रखा गया था, बॉटम में रखा गया था। बस तुम्हें स्लेवरी का काम करना है, सिर्फ तुम्हें नौकर चाकरी का काम करना है, तुम्हें इससे अलावा अपने आप से कोई काम नहीं करना है। रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, गांव से बाहर इनको रखा जाता था। तो अल बरूनी ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी, ठीक है। ओके, ब्राह्मणास एंड शूद्रास वर क्रिएटेड फ्रॉम द फीट एंड द, अब इनको क्यों बताया गया है, ठीक है, भुजाओं के लिए तो क्षत्रिय हो गए, ठीक है, थाई के लिए वैश्यास हो गए। अब ये जो पेट वाला काम है या थाई वाला काम है, मतलब इसके नीचे का, ये सारे वैश्याओं का, क्योंकि पेट को पालने का ये जो स्कल्पचर्स होते थे, आर्टिशियंस होते थे, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये सभी होते थे, पेट पालने के लिए भाई ये काम करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर करेंगे, पैस्टोरलिज्म करेंगे, मतलब पशुपालन करेंगे। तो ये जो वर्किंग वाला है ये पूरा का पूरा वैश्यों को बताया गया है। और जो फीट वाला है, बस तुम्हें अपने ऊपर से 3 सर्विसेज देनी है, ठीक है, अपने से ऊपर की 3 कैटेगरीज को सर्विसेज देनी है।
तो ये पूरा का पूरा डिफाइन किया। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए अल बरूनी और किताबुल हिंद को, तो जो जितनी भी बातें मैंने बताई है उसको जरूर से करके आना, और हो सके तो आप एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी बनाना और उसमें इस तरह से उसको डिफाइन कर देना, पक्का आपको गारंटीड फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू अल बरूनी दीज क्लासेस थ्रू द डिफर फ्रॉम द ईच अदर दे विल लिव टुगेदर। अल बरूनी ने क्या किया कि अल बरूनी ने देखा कि डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं लेकिन एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं तो ये अलग अलग कैटेगरी, लेकिन एक ही जगह पर रहती हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं। ठीक है, अब जैसे राजा के महल में राजा भी रहता है, क्षत्रिय भी रहता है, उनके दरबार में पंडित वगैरह भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। ठीक है, और उनके राज्य में काम करने वाले वैश्यास भी, मतलब जो एग्रीकल्चर करेंगे, फार्मिंग करेंगे और पेस्टलिज्म करेंगे, ठीक है, वो भी रहेंगे, और उनके घर में नौकर चाकर भी रहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि इतने डिफरेंट कैटेगरीज होते हुए भी वो सब लोग इकट्ठे होकर रहते हैं। ये चीज बहुत अच्छी लगी अल बरूनी को। अकॉर्डिंग टू अल बरूनी दीज क्लासेस थ्रू द डिफर फ्रॉम ईच अदर बट दे लिव टुगेदर इन द सेम टाउन एंड विलेजेस, मिक्स टुगेदर इन द सेम हाउसेस एंड लोडिंग्स। ठीक है, यही बात बताई ना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि अल बरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अल बरूनी ने किस तरह से इस कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 4 कैटेगरीज बनी हुई थी, किस तरह से उसको डिफाइन किया। फिर से देखो, अभी थोड़ा सा तो बता दिया मैंने, अभी थोड़ा सा हिंट क्या दिया था कि उसको यहां आकर कुछ अजीब नहीं लगा, ऐसी हैरानी वाली बात, उसको सरप्राइज नहीं लगा कि इंडियन सोसाइटी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्योंकि ये चीजें वो पहले देख चुका था अलग अलग कंट्रीज में। तो यहां पर बताया गया है कि कास्ट सिस्टम वॉज नॉट यूनिक इन इंडिया, कोई यूनिक नहीं थी, कोई बहुत ही अजीब चीजें नहीं हुई थी। ही नोटेड दैट द इन एंशिएंट पर्शिया, उसने इस चीजों को एंशिएंट पर्शिया में भी नोट कर लिया था, या इसको एक्सपीरियंस कर चुका था वो। 4 सोशल कैटेगरीज, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 4 कैटेगरीज जो है डिवाइडेड थी ना, 4 कैटेगरीज में बनी हुई थी, ऐसे ही एंशिएंट पर्शिया में, प्राचीन जो पर्शिया था, ठीक है, तो उसमें भी 4 कैटेगरीज बनी हुई थी। फर्स्ट में नाइट और प्रिंसेस। ठीक है, नाइट्स कौन होते हैं, जो बहुत ही तेज घुड़सवार होते हैं। ठीक है, और जो राजा के ऑर्डर पर मतलब मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस इधर से राजा ने ऑर्डर किया और फटाफट से क्विकली उस काम को जल्दी से जल्दी कर देते थे। ठीक है, बदले में राजा उनको काफी सारा पैसा देता था, उनकी लॉयल्टी के लिए उनको कई बार बहुत हैवी गिफ्ट भी दिया करता था। ठीक है, तो नाइट एंड द प्रिंसेस ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, सेकंड में मोंक्स हो गए, ठीक है, जो भी साधु वगैरह होते थे, फायर प्रीस्ट हो गए, पंडित वगैरह होते थे, और लॉयर हो गए, इसको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड द अदर साइंटिस्ट, इनको थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। फोर्थ कैटेगरी में पीजेंट एंड द आर्टिशंस, ठीक है, इनको फोर्थ कैटेगरी में रखा गया। तो ये सारी कैटेगरीज किसकी है, ये एंशिएंट पर्शिया की है, प्राचीन पर्शिया की। ठीक है, 4 कैटेगरीज में नाइट्स और प्रिंसेस, सेकंड में मोंक और फायर प्रीस्ट और आपका हो गया लायर्स हो गया। नेक्स्ट आता है फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड द अदर साइंटिस्ट, ये थर्ड कैटेगरी में, पीजेंट एंड आर्टिशन। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अब छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स में आ गया, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। पूछा जाता है कि बताओ एंशिएंट पर्शिया में कितनी तरह की सोशल कैटेगरीज बनी हुई थी, तो इस तरह से आप उसको डिफाइन कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ही पॉइंटेड आउट दैट द इस्लाम, उसने क्या पॉइंट आउट किया कि जैसे इस्लाम में एक ही अल्लाह रहता है, ठीक है, और सब लोग इक्वल होते हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा यहाँ पर डिफर है, अलग अलग तरह के देवी देवता, गॉड और गॉडेसेस हैं। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, जबकि मुस्लिम्स में अलग अलग कैटेगरीज नहीं है। ठीक है, इस्लाम रिलीजन में अलग अलग कैटेगरीज को नहीं बनाया गया है। तो ही पॉइंटेड दैट द इस्लाम ऑल द मेन वर कंसिडर इक्वल, सभी मनुष्यों को एक समान समझा जाता है। एंड दे डिफर ओनली देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पिटी, सिर्फ उनकी ऑब्जर्वेशन जो कैटेगरीज बनी होगी वो उनके पिटीनेस पर बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अल बरूनीज व्यूज ऑन द पोल्यूशन, अल बरूनी का पोल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है। अब ये वो वाला पोल्यूशन नहीं है, नॉइज पोल्यूशन हो गया आपका, वाटर पोल्यूशन और आपका लैंड पोल्यूशन, ये वाला पोल्यूशन नहीं है, ये पोल्यूशन अलग तरह का है। ठीक है, तो कौन से वाले पोल्यूशन की बात की गई है कि अल बरूनी एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो अल बरूनी ने एक्सेप्ट किया कि ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि ठीक है ब्राह्मणों को ऊपर रखा गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो सभी में कंट्री में होता है कि किसी को ऊपर रखा जाएगा, किसी को नीचे रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन वो एक बात से डिससेटिस्फाइड है, एक बात से वो जो है बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बट ही रिजेक्टेड द नोशन, नोशन क्या होता है,
थिंकिंग, सोच होती है, ठीक है, बट ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ द पॉल्यूशन। एक चीज से वो असहमत है, किससे? ही हियर पॉल्यूशन रेफर दैट प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल जो लोग होते थे उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में किया ना, सेकंड चैप्टर में किया था चांडाल्स वगैरह, थर्ड चैप्टर में, ठीक है, चांडाल्स को बिल्कुल ही बहुत ही बुरा समझा जाता था, क्योंकि वो स्किन, एनिमल की स्किन को पाइल करके, उसको पाइल करने के बाद उसके शू में किया करते थे, मतलब जूते बनाने का काम, उसके लेदर बैग्स बनाया करते थे, ये वो करते थे। और जो भी डेड एनिमल्स होते थे उनका जो है इस तरीके से वो काम करता था। साथ साथ में जो फंडल प्रोसेस होता था, दाह संस्कार वगैरह होता था, किसी के रिलेटिव नहीं है तो दाह संस्कार उनको कर दिया जाता था। साथ में जो डेड बॉडी होती थी, उनके घर वाले उनके कपड़े वगैरह लाते थे साथ में, उनको वो पहनते थे। तो बहुत ही उनको नीचा समझा जाता था, बहुत ही उनको लो लेवल का समझा जाता था कि ये चीज ऐसी क्यों है। तो इस बात से वो असहमत था, उनके साथ क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अगेंस्ट द लोअर कास्ट, ठीक है। तो क्यों ये जो लोअर कास्ट के साथ में जो अपर कास्ट के लोग हैं, ये क्यों इतना इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, है तो वो भी इंसान ही और वो भी इंसान है। तो क्यों आकर के इस दुनिया में जब वो आते हैं तो क्यों उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है? इस बात को लेकर वो नाखुश होता है और इस बात को नकारता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया में ये चीज गलत है। बाकी चीजें उसे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये चीज उसको बहुत गलत लगी। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अल बरूनी और किताबुल हिंद, ठीक है ना। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना अगर आपका सपना है, ठीक है। देखो अब मैं क्या बता रही हूं, अगर आपको थोड़ा सा समझ कर चलना कि अगर आपका भी सपना है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम प्लस आपका सीयूटी में, दोनों में बहुत अच्छा स्कोर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सीयूटी भी देना है, ठीक है। आपके जस्ट बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, उसके बाद सीयूटी का प्रेशर आ जाएगा। तो बच्चे दोनों एग्जाम की तैयारी आप अभी से अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जाम ही आपको अच्छे से देने हैं और अच्छा स्कोर लेकर आना है, ठीक है। उसके ब्याह पर अगर मान लो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर गए, ठीक है, अब वो बोर्ड एग्जाम में फिर उसके बाद आप कॉलेज जाओगे तो आपके जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स हैं आपके, ठीक है, वो इतना कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि कॉलेज में जाने के लिए यूनिवर्सिटी आपसे सीयूईटी का स्कोर मांगती है। तो आप क्लास 12th के बाद जब भी आप अपने कॉलेज में जाओगे तो उससे पहले आपको सीयूटी के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो इस अच्छे स्कोर के लिए अड्डा 24/7 लेकर आए आप लोगों के लिए समर्थ बैच, ठीक है ना। आज लास्ट डेट है तो फटाफट से जल्दी से इसकी, ठीक है, लास्ट डेट इन द सेंस कि कल वैसे तो लास्ट डेट थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि मैडम इसको 1-2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 17% से पूरा 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और जब आप कूपन कोड लगाओगे तभी जाकर ये आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो कोई भी बैच आप परचेज कर रहे हो। ये हमारा लेटेस्ट बैच है समर्थ बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अगर ये आप क्लास 12th की ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो उसके लिए हमारा स्पार्क बैच है, और आपका सीयूटी प्लस आपका बोर्ड एग्जाम, उसमें मैंने बताया है कि समर्थ बैच है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो आप क्लास 12th की ही तैयारी कर सकते हो समर्थ बैच में। याद रखना इसमें जीटी इंग्लिश नहीं करवाई जाएगी, जबकि उसमें जीटी इंग्लिश करवाई जाएगी, क्योंकि सीयूईटी में जीटी इंग्लिश बहुत बहुत मैटर करती है। इसलिए जीटी इंग्लिश का, खास करके मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा डिफर आता है आपके बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। उसमें तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस वही आता है, लिटरेचर आती है, ग्रामर आती है, तो आप दन कर देते हो। लेकिन सीयूईटी में इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके के आते हैं, तो उन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते हो। ऐसे जीटी में क्वांट होगी, रीजनिंग होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ भी होता है और करंट अफेयर्स होते हैं, तो ये भी सारी चीजें आपको लेकर चलनी पड़ेगी, तब जाकर आप सीयूटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बच्चे अभी से लग जाइए, मैं तो कहती हूँ अभी से जितना जल्दी करोगे उतना ही जल्दी आपको फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद कमेंट में लिखकर बताना कि आपको कैसा सेशन लगा, क्वेरी भी आप पूछ सकते हो उसकी, ठीक है। और इसको ज्यादा लाइक करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने समर्थ बैच पर, किस तरह से इसको परचेज करना है, ठीक है। आपने अगर अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करते ही आपको क्या करना है, आपको इस तरह से जो है एक विंडो दिखाई देगी ऑल कोर्सेज की, जैसे आप डायरेक्ट गूगल पे भी टाइप कर सकते हो अड्डा 24/7, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो सीधा आप डायरेक्ट आ जाएंगे ऑल कोर्सेज पर, ठीक है। उसके बाद अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, अब ये मत सोचिए कि इसमें बोर्ड एग्जाम नहीं दिया हुआ है, इसमें दोनों की ही प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सीयूटी का यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऑप्शन पर,
आर्ट्स पर क्लिक करेंगे, साइंस पर कर सकते हो, कॉमर्स वाले कॉमर्स पर करेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स पर करेंगे। जो भी आपके नियर डियर है उनको बता देना कि ये कूपन कोड लगा करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज लास्ट डेट है, ठीक है, आज रात 12 बजे तक। आपने आर्ट्स पर कोर्स क्लिक किया, ठीक है, आर्ट्स के उस पर, उसके बाद आप क्या करोगे, इस पर बाय नाउ कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया बाय नाउ। अब मैं इसके फीचर्स बताती हूँ क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि हाईलाइट द प्रोडक्ट, देखो 500+ आर की आपको 2-वे इंटरेक्टिव क्लासेस फॉर द इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर फेस टू फेस आपकी क्लास होती हैं फैकल्टीज के साथ में, ठीक है, डेली क्लासेस होती हैं, साथ साथ में आपको पीडीएफ हो गए, ठीक है, नोट्स हो गए, और आपके प्रैक्टिस सेट हो गए, ई बुक्स हो गई, ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं इस हमारे बैच में, ठीक है। 120 फुल लेंथ टेस्ट एंड 60 सेक्शनल टेस्ट, मतलब कि आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और आपको डेली जो डीपीपीज दी जाती हैं उससे आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 12th है, चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम है। देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं अभी नहीं, हम तो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बच्चे टाइम निकलता चला जाएगा, ये टाइम हाथ नहीं आता, ठीक है। तो फिर बाद में आपको फिर यही कहना पड़ेगा कि अब तो टाइम निकल, क्योंकि टाइम खुद कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा समय दूं, इसलिए जो समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और अभी से तैयारी में लग जाओगे, तब जाकर आपको चीजें क्लियर होगी। 550 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस है, 5 टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं, 6 ई बुक्स दी जा रही हैं, और यहाँ पर 1 या 2 या आपको 3-4 सब्जेक्ट, पूरे आपको 6 से 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इसमें टोटल सीधा सीधा यहाँ पर बताया गया है कि इसको बाय नाउ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए जो आपको मैंने कूपन कोड बताया है Y489, बस इसको Y489 यहाँ पर टाइप करना है, अप्लाई करना है। जैसे आप इसको अप्लाई कर दोगे वैसे आपके पास 8399 का ये कोर्स पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये 12 मंथ की वैलिडिटी है इसकी, ठीक है, 12 मंथ की वैलिडिटी है, 12 महीने तक आपके पास ये पूरी चीजें रहेंगी। चाहे आप दिन में एक बार देखो वीडियोस को, चाहे वो 10 बार देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस हिसाब से टाइम मिलता है। अब चीजें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी, जितनी ज्यादा परफेक्शन आएगी स्कोर अच्छा लेकर जाओगे, वही स्कोर आपको कामयाबी दिलाएगा आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में। क्लियर है? तो जल्दी से जाइए और इसको परचेज कीजिए, ठीक है। अब इसमें मंथली एवरेज भी निकाल कर चलो ना, तो पर सब्जेक्ट अगर आप 1000, 1200, 1500 भी देते हो ना, तो अगर आप सीयूटी की तैयारी के लिए किसी ऑफलाइन ट्यूशन लगाएंगे तो वहां पर आपसे मिनिमम बता रही हूँ 1000 रुपए तो लेगा ना। और जितने आप मंथ पढ़ोगे, 6 महीने 9 महीने जितने भी मंथ पढ़ोगे, उसके हिसाब से आप 1000 रुपए के हिसाब से लगा लो, कितना दोगे आप। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लगाएंगे तो पर मंथ आपको 3000 रुपीज पे करते हो, 12 महीने में कितना कर दोगे, टोटल 36,000, और यहाँ पर कितना दिया जा रहा है 8399। डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है। मम्मी पापा के पैसे बचाने हैं, साथ में नॉलेज भी लेकर जानी है, तो ये आपके पास रास्ता है। मम्मी पापा के बहुत सारे पैसे आप प्राइवेट कॉलेज में जो है जाकर फिल कर देंगे, अपनी फीस को डिपॉजिट कर देंगे, या फिर वो वाला काम करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो आप पढ़िए, एक अच्छी नॉलेज लेकर जाइए, और अपने सपनों तक, आपका भी सपना, आपके पेरेंट्स का भी सपना बिल्कुल पूरा होगा जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।